नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। कोविड-19 महामारी के खिलाफ किसानों की लड़ाई में उपयोगी जानकारी के साथ स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और देखते हैं क्या है आज विशेष। प्रधानमंत्री ने यास तूफान से हुए नुकसान का लिया जायजा। 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का किया ऐलान। गेहूं की सरकारी खरीद ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड। पिछले साल से 14% हुई है ज्यादा खरीद। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान यास से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। आइए विस्तार से देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। ताउते के तुरंत बाद आए यास तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान ओडिशा को हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने राहत कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इनमें से ओडिशा को 500 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाएंगे, जबकि शेष 500 करोड़ रुपए की राशि पश्चिम बंगाल और झारखंड को दिए जाने की घोषणा की गई है। ये रकम नुकसान के आधार पर जारी की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार नुकसान का संपूर्ण आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय दल को प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए तैनात करेगी। आगे की सहायता इसी टीम के आकलन के आधार पर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने चक्रवात से पीड़ित सभी लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की और इस आपदा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने चक्रवात के कारण मृत व्यक्ति के परिजन को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। गेहूं की सरकारी खरीद ने पुराने सभी आंकड़े तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल की समान अवधि से इस बार अधिक खरीद हुई है और ये आंकड़ा 14% अधिक दर्ज किया गया है। अभी भी सरकारी खरीद जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आंकड़ा और आगे जा सकता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। चालू रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 में भारत सरकार वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद कर रही है। गेहूं खरीद का कार्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से चल रहा है। 2 मई 2021 तक 292.52 LMT से अधिक की खरीद की गई है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि के 171.53 LMT से लगभग 70% अधिक खरीद है। 30 अप्रैल 2021 तक की गई खरीद के लिए पंजाब में लगभग 17,495 करोड़ रुपए और हरियाणा में लगभग 9,628 करोड़ 24 लाख रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। इस वर्ष सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। पंजाब और हरियाणा के किसान पहली बार गेहूं बिक्री के एवज में एक राष्ट्र एक MSP एक DBT के अंतर्गत बिना विलंब प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2020-21 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस बार खाद्यान्न में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा सकती है और नए रिकॉर्ड स्थापित हो सकते हैं। इसका श्रेय कृषि मंत्री ने किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि नीतियों को दिया है। आइए देखते हैं, से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस बार देश भर में 30,54,40,000 टन खाद्यान्न का उत्पादन हो सकता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये आंकड़ा पिछले साल से 79,40,000 टन ज्यादा है। खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज और दालें आती है। खाद्यान्न की अलग अलग फसलों की बात करें तो 12,14,60,000 टन के साथ चावल, 10,87,50,000 टन के साथ गेहूं, 3,02,40,000 टन के साथ मक्का और 4,96,60,000 टन के साथ मोटे अनाज की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर रहेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के अथक प्रयासों, कृषि वैज्ञानिकों के योगदान, भारत सरकार की नीतियों और राज्य सरकारों से मिले सहयोग के चलते ही ये संभव हो पाया है। तीसरे अग्रिम अनुमान के तहत दालों का अनुमानित उत्पादन 2,55,80,000 टन रहेगा, जो पिछले साल के मुकाबले 36,04,000 टन ज्यादा है। इसमें तुअर यानी अरहर की पैदावार 41,40,000 और चने की 1,26,10,000 टन हो सकती है। चने का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर रहेगा। तिलहनी फसलों में मूंगफली की रिकॉर्ड 1,01,20,000 टन, सोयाबीन की 1,34,10,000 टन और सरसों की 99,90,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। इस तरह तिलहनी फसलों की कुल उपज 3,65,70,000 टन रहने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले साल से 33,50,000 टन अधिक है। इनके अलावा गन्ने का उत्पादन 39,28,00,000 टन, जबकि कपास का 3,64,90,000 गांठे, जूट और मेस्ता का 96,20,000 गांठे रह सकता है। जूट की एक गांठ का वजन 180 किलो, जबकि कपास की गांठ का वजन 170 किलो होता है। बढ़ते हैं आगे। खरीफ फसलों की बुआई के लिए ICAR ने जोन वाइज एडवाइजरी जारी की है। आइए देखते हैं क्या है इसमें, देखते हैं हमारी रिपोर्ट। एक तरफ खरीफ की तैयारी है और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बुआई के लिए जरूरी सामग्री बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एडवाइजरी किसानों का काम आसान कर सकती है। ये एडवाइजरी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी प्रमुख फसलों, पशुधन, मुर्गी पालन और मछली पालन के लिए है। कृषि के हिसाब से देश को 11 जोन में बांटा गया है। एडवाइजरी जोन के हिसाब से ही जारी की गई है। कृषि के क्षेत्र में पंजाब का नाम पूरे भारत में है। यहाँ के लिए वैज्ञानिक कम अवधि और ज्यादा उपज वाली धान बोने की सलाह दे रहे हैं। नर्सरी बोने का काम 5 जून तक पूरा कर लें और रोपाई 20 जून से 5 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा किसानों को पानी की बचत के लिए सीधी बिजाई वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। ये उनके लिए बेहतर रहेगा। राज्य में बासमती चावल की बुआई का सही समय 15 से 30 जून है। जो किसान गेहूं के खाली खेतों में धान बो रहे हैं और गेहूं में फास्फोरस डाल चुके हैं, वो धान में इसका इस्तेमाल ना करें। कपास का ज्यादा उत्पादन पाने के लिए BT कॉटन की PAU BT1 किस्म की बुआई करें। इसकी जगह PAU लुधियाना की ओर से सुझाई गई BT संकर किस्म भी चुन सकते हैं। मक्का के लिए लंबी और मध्यम अवधि वाली उन्नत किस्में बोई जा सकती हैं। बुआई जून के पहले हफ्ते तक पूरी कर लें। हिमाचल प्रदेश में दरमियानी और निचले पहाड़ी इलाकों में मक्का की बुआई का काम 15 जून तक पूरा कर लें। समय पर बुआई के लिए गिरिराज किस्म का चुनाव करें, जबकि पछेती फसल बोने के लिए बजोरा मक्का, बजोरा पॉपकॉर्न और बजोरा स्वीट कॉर्न बेहतर रहेगी। इनके अलावा संकर किस्में भी यहाँ के किसान बो सकते हैं। हिमाचल में धान की बुआई का सही समय 20 मई से जून के पहले हफ्ते तक है। इस दौरान ज्यादा उपज देने वाली APR 1068, HPR 2143, HPR RP 2421 सही रहेगी।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कोविड-19 के इस दौर में एपिडा द्वारा बागवानी फसलों के लिए दूसरे वर्चुअल व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी के दौरान एपिडा द्वारा आयोजित बागवानी उत्पादों के लिए दूसरे वर्चुअल व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया। ये वर्चुअल मेला वैश्विक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करेगा। 27 से 29 मई 3 दिवसीय वर्चुअल व्यापार मेले में विश्व के प्रमुख आयातकों के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में उगाए गए फल, सब्जियां और फूलों को प्रदर्शित किया गया है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 471 से अधिक निर्यातकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। 543 आयातकों ने VTF में अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। इससे पहले एपिडा ने 10 से 12 मार्च 2021 के दौरान पहला VTF आयोजित किया था। दुनिया भर के खरीदारों ने VTF के दौरान प्रदर्शित विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। VTF में निर्यातकों और आयातकों की बैठकें ऑडियो और वीडियो सत्रों के माध्यम से बिना किसी बाधा के आयोजित की गई। कृषि के क्षेत्र में किसानों के अहम योगदान को देखते हुए सरकार किसानों को पद्मश्री सम्मान से नवाजती रही है। आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कामयाब किसान की कहानी जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। चिंतला वेंकट रेड्डी नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले 10 वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है, जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब ए शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में भी होती है। चिंतला वेंकट रेड्डी का जन्म 22 दिसंबर 1950 में सिकंदराबाद के आलवाल में एक किसान परिवार सत्यम्मा और मुथ्यम रेड्डी के घर हुआ था। वो 3 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने सिकंदराबाद के पास जैविक विज्ञान में अपना PUC अंग्रेजी माध्यम में पास किया। उनके बड़े भाई सी शंकर रेड्डी एक किसान थे। वेंकट रेड्डी ने 12वीं के बाद अपनी शिक्षा बंद कर दी और कृषि के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और साधन संपन्न कृषक बन गए। वो एक नवीन जैविक किसान है जो खेती में अपनी मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वो मिट्टी की अदला बदली और मिट्टी की उर्वरता में अपनी तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वतंत्र किसान होने का गौरव रखते हैं। वो जैविक कृषि तकनीकों में अपने नाम के साथ राष्ट्रीय पेटेंट भी रखते हैं। वो खेती में कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग नहीं करते। चिंतला वेंकट ने अपनी अभिनव जैविक खेती के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। वो बीज रहित अंगूर उगाने वाले पहले किसान हैं। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया।
अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी एसएम तकनीकों का प्रदर्शन किया जब 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने दोनों राष्ट्रपतियों को काले बीज रहित अंगूर भेंट किए थे। जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई। इससे उन्होंने कृषि की दिशा में प्रगतिशील किसानों को आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कोविड-19 महामारी के इस दौर में भी किसान लगातार खेतों में रहे और उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, लेकिन ऐसे में विशेष दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान कृषि कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ ICAR के दिशा निर्देशों का पालन भी कर सकते हैं। देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। आइए बात करते हैं धान के बारे में। विशेष तौर पर आज हम आपको जानकारी देंगे धान की सीधी बुआई के बारे में। आइए जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक इसको लेकर क्या विशेष जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, धान की बुआई का समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और सीधी बिजाई से अगर आप धान उगाते हैं तो आपको काफ़ी लाभ हो सकते हैं। खास करके पानी की कमी लगातार होती जा रही है, आपको श्रमिक भी नहीं मिलते और इस समय तो कोरोना का काल चल रहा है, आपको श्रमिकों की उपलब्धता निश्चित तौर पे कम होगी। ऐसी दशा में आप सीधी बिजाई करके लाभ उठा सकते हैं। बुआई के समय की जहाँ तक बात है तो ये 5 से 25 जून के बीच होता है, यानी मोटे तौर पे जब आप नर्सरी के लिए बुआई करते हैं पौधशाला में, वही समय सीधी बिजाई के धान का होता है। इसके अलावा किस्मों के चुनाव की बात है, जहाँ तक वो आप अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चुनाव करें, कम अवधि में पकती हो मोटे तौर पे, और वो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ यानी कीड़ा मकोड़ा और बीमारी के प्रति रोधिता रखती हो, जल की मांग उनकी कम हो, और इस तरह की किस्में आप लें। जैसे अगर हमारे संस्थान की आप किस्में लेना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 या आप पूसा 1612 ले सकते हैं। इसके अलावा पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1401 आदि किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और ख़ास करके अपने क्षेत्र के हिसाब से भी आप लोकल जो किस्में हैं आपकी अधिक पैदावार देने वाली, उनका भी चुनाव कर सकते हैं। बीज की मात्रा इसकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। साथ ही साथ अगर आपने प्रमाणित बीज नहीं लिया है, अपने घर के बीज को प्रयोग में ला रहे हैं,
तो उसका उपचार ज़रूरी होता है। इसके लिए आप 2.5 ग्राम बावेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार कर लें और खेत की तैयारी अच्छे से करें। पहले एक उसमें पलेवा लगाएं। पलेवा लगाने के बाद जब सही दशा में खेत आ जाए तो एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2-3 जुताई आप कल्टीवेटर से करके पाटा लगा के खेत को समतल कर लें। और लेज़र लैंड लेवलिंग का आजकल चलन चल रहा है, तीसरे चौथे साल आप उसका भी प्रयोग करते रहें। इससे आपका खेत इकसार हो जाता है, काफ़ी लाभ मिलता है। बुआई आप मशीन जो सीड ड्रिल, आम सीड ड्रिल होती है, देसी हल होता है, उससे कर सकते हैं और फिर उसके बाद पाटा लगा दें। इसी प्रकार बिना जुताई के भी आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप 0 टिल ड्रिल मशीन का प्रयोग कर सकते हैं या हैप्पी सीडर का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर फसल अवशेष आपके उस खेत में है, गेहूँ के या किसी अन्य फसल के। सीधी बिजाई से काफ़ी लाभ होता है, पानी की बचत होगी और आपके श्रमिकों की जो है वो ज़रूरत भी आपको कम होगी। साथ ही साथ इसमें आपको खरपतवार नियंत्रण पे भी ध्यान देना है। इसमें खरपतवार थोड़े ज़्यादा आते हैं। इसके लिए आप 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लें पेंडीमिथालिन का। पेंडीमिथालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें और ये 500 लीटर पानी में इस मात्रा को मिला लें और बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसका प्रयोग करना है। और एक खास बात और रह गई है, वो है पोषक तत्व प्रबंधन की। इसके लिए आपको यहाँ थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगानी पड़ती है। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना है। और सबसे पहले आप मिट्टी की जाँच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर वो ना हो तो बताई गई मात्रा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा, पोटाश और जिंक की भी सारी मात्रा आप बुआई के समय खेत में प्रयोग करें। नाइट्रोजन की जो बाकी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में, पहला भाग आप बुआई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग में लाएं जब कल्ले बनने होते हैं, और दूसरा आप 60 से 65 दिन बाद जब उसमें बालियों का निकलना या बनना शुरू हो जाता है, गाभे की अवस्था होती है, उस अवस्था पे प्रयोग करें। अगर आप इन सब विधियों को अपनाएंगे तो आप सीधी बिजाई से भी धान की अच्छी पैदावार ले सकेंगे। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हमने आप तक खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम नई नई जानकारियां पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारियां हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगी। साथ ही हम ये भी आशा करते हैं कि हमारे किसान कोविड-19 से बचाव के तमाम दिशा निर्देशों का जरूर पालन करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। Welcome to 100 crore